हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो पत्र पत्रिकाओं में रहे उन पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, टू द पॉइंट बातें करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिवस देखते हैं, कौन सा दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस के बारे में जान ले तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान और सम्मान को दर्शाने के लिए समर्पित है। अगर हम बात करें साल 2025 में विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। थीम याद रखिएगा, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है, एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज, ये है विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम। भारत सरकार ने 2006 में, कब 2006 में इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, ताकि हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिष्ठित किया जा सके, प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यही कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और साल 2025 के लिए विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था, तो थीम था एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपनी महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर इत्यादि में रही महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग जारी कर दी गई है। जारीकर्ता कौन है, याद रखना, जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये 2-2 महीने के अंतराल पर अपडेट की जाती है। ठीक है, 2-2 महीने के अंतराल पर इसको अपडेट की जाती है। इस वजह से याद रखिएगा जनवरी 2025 जो रैंकिंग जारी की गई है, जारीकर्ता कौन है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की गई है। शीर्ष देश की बात कर ले, शीर्ष देश कौन सा रहा, तो सिंगापुर जो है इसमें शीर्ष रहा, शीर्ष स्थान पर रहा। परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, सिंगापुर रहा। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। किसको, जापान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ जापान जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यानी कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। भारत की रैंकिंग की बात कर ले तो इस बार की अगर जो रैंकिंग देखी जाए तो भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। देख लेते हैं 2024 में 80वां स्थान था। 2024 की बात करें तो 2024 में भारत जो था वो 18 रैंक पर था। ठीक है, 80 रैंक पर था। और उसके साथ क्या क्या था कि 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते थे। भारत के नागरिक जो थे वो भारतीय पासपोर्ट के साथ 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते थे और 80वें स्थान पर था। जबकि 2025 में जो रैंकिंग जारी की गई, 2025 की रैंकिंग आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार भारत के स्थान देखें तो 5 अंक लुढ़क गए हैं। भारत की रैंकिंग जो है उसमें 5 अंकों की गिरावट आई है। 50वां स्थान भारत का है। और अब केवल 57 देश ऐसे हैं जहां पर भारतीय वीजा फ्री यात्रा की सुविधा प्राप्त है। भारतीयों को वीजा फ्री यात्रा की सुविधा प्राप्त है, केवल 57 देश है जहां पर 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग को देख लिया। आइए अगली बात करते हैं। अगली खबर क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए, विकसित भारत युवा नेता संवाद यानी कि यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां पे किया गया है, देख लेते हैं इसके बारे में। जो विकसित भारत युवा नेता संवाद जो है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको जान लेते हैं। आयोजन स्थल क्या है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। आयोजन की तिथि देख ले तो आज इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये 12 जनवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, आयोजक की बात कर ले, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, आयोजक कौन है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का जो युवा मामलों का विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के जो युवा कार्यक्रम विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आज जो समारोह था, समारोह का उद्घाटन की अध्यक्षता नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया, तो मनसुख मांडवीय। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय के नेतृत्व में जो विकसित भारत युवा नेता संवाद है इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जान लेते हैं। युवा नेताओं के बीच संवाद और विचार विमर्श को बढ़ावा देना, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप यंग लीडर डायलॉग जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखें। मालदीव के रक्षा मंत्री की 3 दिवसीय भारत यात्रा, जो मालदीव के रक्षा मंत्री है वो 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर है, जान लेते हैं। तो 8 जनवरी 2025 को मालदीव के रक्षा मंत्री, क्या नाम है इनका, नाम याद रखना, मोहम्मद घासन मोमून। क्या नाम है, मोहम्मद घासन मोमून इनका नाम है। ये भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। ठीक है, भारत मालदीव समग्र आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की संयुक्त रूपरेखा पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। दोनों देशों के बीच में जो समुद्री सुरक्षा साझेदारी है उसको, ठीक है, साथ ही साथ संयुक्त रूपरेखा पर कार्य करने के लिए जो समग्र आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी है इसकी संयुक्त रूपरेखा पर कार्य करने के लिए दोनों देशों के द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पड़ोसी प्रथम की नीति है, साथ ही साथ जो सागर विजन है,
ठीक है। सागर विजन के तहत मालदीव की रक्षा जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब यहां पर सागर विजन में जो सागर है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके दृष्टिकोण से एग्जाम के, कि सागर का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, सागर विजन में सागर का पूर्ण रूप क्या है, तो सागर का पूर्ण रूप देख लीजिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है सागर का पूर्ण रूप, और ये पूर्ण रूप आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे देखें। वरिष्ठ पत्रकार एवं फिल्म निर्माता प्रतीश नंदी का निधन हो गया। ठीक है, प्रतीश नंदी जो है ये पेशे से फिल्मकार थे और वरिष्ठ पत्रकार थे। लेखक, फिल्मकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रतीशी नंदी का निधन हो गया है। देख लेते हैं, 8 जनवरी 2025 को प्रसिद्ध लेखक, कवि तथा फिल्मकार एवं पत्रकार प्रतीशी नंदी का निधन हो गया है। और जो प्रतीशी नंदी थे ये शिवसेना के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे। शिवसेना की तरफ से राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे। प्रमुख फिल्में इनकी कौन कौन सी है, प्रमुख फिल्में कौन कौन सी है देख लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछ सकता है। सुर, कांटे, झनकार, बीट्स और चमेली इनकी प्रमुख फिल्में रही हैं। ठीक है, तो निधन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। महीना याद रखना कि जो प्रतीशी नंदी है, जैसे आरओ की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो आरओ की परीक्षा में जो क्रोनोलॉजी का ऑर्डर पूछ लिया गया था, जब आरओ का एग्जाम आपने दिया था 12 फरवरी का, उसमें क्या पूछा गया था? मृत्यु जो हुई थी, निधन जो हुआ था, निधन का कालानुक्रम पूछ लिया था कि किसका निधन पहले हुआ, किसका निधन बाद में। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर याद रखना 8 जनवरी 2025 को इनका निधन हुआ। ठीक है, चलो अगली खबर है ओलंपिक चैंपियन मोहम्मद फराह। ठीक है, मोहम्मद फराह जो है ये ओलंपिक चैंपियन है और इनको बनाया गया मुंबई मैराथन का दूत। जो मुंबई मैराथन है ये दुनिया के शीर्ष मैराथन में शामिल है और इसके जो दूत बने हैं, यानी कि जो एम्बेसडर बने हैं, एम्बेसडर बनाया गया किसको? मोहम्मद फराह को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें तो ओलंपिक और विश्व चैंपियन धावक मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय दूत घोषित किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है? एग्जाम में आपसे पूछे कि मुंबई मैराथन 19 जनवरी 2025 को आयोजित मुंबई मैराथन में अंतरराष्ट्रीय दूत किसको घोषित किया गया था? तो मोहम्मद फराह को घोषित किया गया था। अब यहां पर देखें तो 19 जनवरी को होने वाली मुंबई मैराथन में रिकॉर्ड 60,000 धावक भाग लेंगे। कितने धावक भाग लेंगे? 60,000 धावक इसमें भाग लेंगे और ये दुनिया के शीर्ष मैराथन में शामिल है। ठीक है, शीर्ष 10 मैराथन में शुमार इस प्रतियोगिता में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धावक शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि मुंबई मैराथन कहाँ पर आयोजित होता है? महाराष्ट्र में आयोजित होगा। और इसके जो इंटरनेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, नामित किए गए किसको? मोहम्मद फराह को नामित किया गया। ठीक है, चलो आगे देखें। गंगा हेल्थ इंडेक्स, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, मुख्य परीक्षा के रिलेटेड पॉइंट्स आप यहां से यूज कर सकते हैं। गंगा स्वच्छता अभियान या नदियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाए, वहां आप इसको मेंशन करके आइएगा। देखिए, गंगा नदी के प्रदूषण की गहन जांच और आंकड़ों तथा उनका विश्लेषण के आधार पर गंगा हेल्थ इंडेक्स तैयार करने की योजना है। हरिद्वार से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, यानी कलकत्ता तक कि जो गंगा नदी जहां बहती है, गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा और उनका विश्लेषण करना, उनसे संबंधित आंकड़ों को जुटाना तथा गंगा जो प्रदूषण है उसको कम करने में क्या क्या भूमिका निभाई जा सकती है इस आंकड़ों के द्वारा। ठीक है, उन सब का विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो IIT हैदराबाद और MNIT प्रयागराज, संस्था का नाम याद रखना, IIT हैदराबाद और MNIT प्रयागराज, ये दोनों मिलकर अनुसंधान कार्य करेंगे इस रिपोर्ट को तैयार करने में। IIT, ठीक है, जो IIT हैदराबाद है वो गंगा नदी में जल की जांच कर तैयार करेगा डाटा और इसका विश्लेषण करेगी MNIT प्रयागराज। यानी कि जो IIT हैदराबाद है, यहाँ पे IIT क्यों लिख गया है? IIT हैदराबाद। ठीक है, IIT हैदराबाद के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो IIT हैदराबाद है इसके द्वारा जो नदी का जल है, ठीक है, नदी के जल की जांच की जाएगी और उससे संबंधित जो डाटा है उसको तैयार किया जाएगा और डाटा पर विश्लेषण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? MNIT प्रयागराज के द्वारा। ठीक है, अब जो विश्लेषण होगा इस विश्लेषण को करने में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बिग डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि इस इंडेक्स को तैयार करने में IIT हैदराबाद जो है इसको नोडल एजेंसी नामित किया गया है। ठीक, नोडल एजेंसी किसको नामित किया गया है गंगा हेल्थ इंडेक्स को तैयार करने में? तो IIT हैदराबाद को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। देखिए, ये पॉइंट प्रीलिम्स का फैक्ट है और मेंस का डाटा है। ठीक है, तो याद रखना इसको। चलो आगे देखें, गुणोत्सव 2025। अब गुणोत्सव 2025 है, इनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। असम राज्य सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की गई। अब गुणोत्सव 2025 है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो शिक्षा का मूल्यांकन, स्कूलों में शिक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा, वो गुणोत्सव
2025 के अंतर्गत असम में किया जाएगा, यानी कि शिक्षा में मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, कॉलेज के शिक्षक तथा सरकारी अधिकारी आदि स्कूलों को दौरा करेंगे और स्कूलों का मूल्यांकन करेंगे। मतलब स्कूलों में जाएंगे, वहां का दौरा करेंगे, वहां का जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और इसी को गुणोत्सव 2025 नाम दिया गया। इसके पहले चरण का शुभारंभ कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है। क्या करना है? जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा है उस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना गुणोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब यहां से संबंधित पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा में सुधार से संबंधित अगर जो कोई पॉइंट पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, तो वहां पर आप इसके ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि गुणोत्सव 2025 जो शिक्षा का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जारी किया गया, ऐसी व्यवस्था सभी राज्यों तथा प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में लागू की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रोल मॉडल के तौर पर आप गुणोत्सव 2025 का मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। केंद्रीय एवं राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर इसका बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें सबसे खास बात क्या निकल कर आई थी, उस पर हम अपने इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो केंद्रीय एवं राज्य परिवहन मंत्रियों हैं उनकी बैठक का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। आयोजन कहां पर किया गया था? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना। विशेषता क्या है, यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर विशेष रूप से एक योजना लॉन्च की गई। ठीक है, उस योजना के अंतर्गत क्या था कि केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा कैशलेस ट्रीटमेंट योजना, यानी कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू की गई। और इस योजना के अंतर्गत था क्या कि 7 दिनों तक जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो कैशलेस, ठीक है, लगभग 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज किया जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिनों के लिए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। दुर्घटना की जानकारी जब दुर्घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को देना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही साथ एक प्रावधान इस योजना के अंतर्गत और किया गया, ठीक है, जो हिट एंड रन के मामले होते हैं, हिट एंड रन के मामले होते हैं, इनमें जो मृतक है तो मृतकों के परिवार को, जो मृतकों के परिवार है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, इस चीज की घोषणा किसके द्वारा की गई? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और ये योजना जो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई पॉइंट पूछा जाता है तो आप इसको लिख कर आइएगा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और इसके जो प्रावधान, इसके प्रावधानों को आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स में अगर जो पूछे तो प्रीलिम्स में आप यहां से संबंधित जो पॉइंट्स पूछेगा उसका उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो आगे देखें। नौसेना को मिली स्वदेशी वागसीर पनडुब्बी। अब स्वदेशी वागसीर चर्चा में रहता ही है। अब स्वदेशी वागसीर पनडुब्बी है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो जो स्वदेशी वागसीर पनडुब्बी है ये 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल होगी। कब शामिल होगी? 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल होगी। और इसका आधिकारिक नाम क्या होगा? तो INS वागसीर S26। क्या नाम होगा? आधिकारिक नाम इसका होगा INS वागसीर S26, इसका आधिकारिक नाम होगा। श्रेणी की बात कर ले तो ये किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो स्कॉर्पियन आधारित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। ये पॉइंट याद रखना कि जो श्रेणी है इसकी श्रेणी क्या है? स्कॉर्पियन आधारित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी की श्रेणी है। श्रृंखला की बात कर ले तो भारतीय नौसेना के कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यानी कि जो कलवरी श्रेणी है, कलवरी श्रेणी की अंतिम तथा छठवीं पनडुब्बी है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट जो 75 है, प्रोजेक्ट 75 है, उसके अंतर्गत यह श्रृंखला के पहले बैच की अंतिम पनडुब्बी है। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 75 था उसके अंतर्गत, ठीक, जो श्रृंखला थी उसमें पहली श्रृंखला कलवरी श्रेणी की थी और उस कलवरी श्रेणी में 6 पनडुब्बियां बनाई जानी थी। ठीक, 6 पनडुब्बियां बनाई जानी थी। ठीक है, अब उन 6 पनडुब्बी में जो छठवीं पनडुब्बी है वो कौन सी है? वागसीर है। ठीक, तो यहां पे आपने P75 के बारे में जाना, कलवरी श्रेणी के बारे में जान लिया कि कलवरी श्रेणी कौन सी है, और वागसीर के बारे में भी जान लिया कि वागसीर जो है स्कॉर्पियन आधारित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। ठीक है, अब इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? जो वागसीर है स्वदेशी पनडुब्बी, ठीक है, वागसीर है, इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो फ्रांसीसी नेवल ग्रुप के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है वो मझगांव डॉक शिप लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो मझगांव डॉक शिप लिमिटेड है मुंबई में अवस्थित, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे देखें विशेषताएं क्या है जो ये पनडुब्बी है, इस पनडुब्बी की विशेषता क्या है? तो उच्च स्तरीय स्टील क्षमताओं से युक्त है, साथ ही साथ आधुनिक हथियारों और सेंसर सिस्टम से भी ये युक्त है पनडुब्बी। अब यहां पर इस पनडुब्बी से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली इस बार पूछे गए थे, पूछे तो बहुत से गए थे। डिफेंस टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीपीसीएस में, और डिफेंस टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में फिर से पूछा जा सकता है आरओ में। तो इस वजह से जो वागसीर पनडुब्बी है उससे संबंधित पॉइंट्स को याद रखना।
ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना कि इसका आधिकारिक नाम क्या है, INS वागसीर S-26। चलो आगे देखें, माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अब माउंट इबू ज्वालामुखी है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट से देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित आरओ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर देख रहे जो माउंट इबू ज्वालामुखी है, इसका स्थान देख लेते हैं। तो स्थान माउंट इबू का नॉर्थ मलुका प्रांत इंडोनेशिया में, ठीक है, नॉर्थ मलुका प्रांत इंडोनेशिया में है। वहीं अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में वर्ष 2023 में 21,100 बार विस्फोट दर्ज किए गए थे। ठीक है, इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट है वहां पर देखा जाए तो 21,100 बार विस्फोट दर्ज किए गए। सक्रियता की बात कर ले माउंट मेरापी की, तो माउंट मेरापी के बाद जो माउंट इबू है, यानी कि माउंट मेरापी कहां पे अवस्थित है, ये भी इंडोनेशिया में अवस्थित है। और माउंट मेरापी के बाद जो माउंट इबू है, ये इंडोनेशिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पॉइंट याद रखना कि माउंट मेरापी के बाद इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो माउंट इबू है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर ले तो इंडोनेशिया में कुल 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने? 128 सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर में आता है। ठीक, रिंग ऑफ फायर में आता है, ये पॉइंट याद रखना, रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया आता है। आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है, कर्नाटक में वन्यजीव अपराधों के लिए ऑनलाइन FIR सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब जो कर्नाटक है, कर्नाटक में याद रखना कहां पर, किस राज्य सरकार के द्वारा वन्यजीव अपराधों के लिए ऑनलाइन FIR की सुविधा लॉन्च की गई है, तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा वन्यजीव अपराधों के लिए ऑनलाइन FIR की सुविधा लॉन्च की गई है। ठीक है, अब इसका नाम क्या रखा गया है, गरुड़ाक्षी। क्या नाम रखा गया है? गरुड़ाक्षी। ये नाम याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। गरुड़ाक्षी जो है ये वन और वन्यजीव अपराधों की डिजिटल रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत अपराधों को ऑनलाइन दर्ज कराने तथा उनका प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ विकास किसके द्वारा किया गया, जो गरुड़ाक्षी, ठीक है, गरुड़ाक्षी पोर्टल है ऑनलाइन FIR के लिए, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि WTI के द्वारा, इसका WTI के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर जो देखा जाए तो शुरुआत में कर्नाटक के 5 वन प्रभागों में इसको लागू किया गया है। और इसकी सफलता के बाद क्या होगा, आगे की योजना क्या है कि अगर ये सफल हो जाता है ऑनलाइन अपराध, जैसे ऑनलाइन FIR है वन्यजीव अपराधों के लिए, अगर ये सफल हो जाता है पोर्टल, तो इसको पूरे राज्य में इसी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो इस वजह से वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए जो कर्नाटक का, ठीक है, गरुड़ाक्षी पोर्टल है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो पूछ ही लेगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम लॉन्च किया गया है, या फिर पूछेगा ऐसे डायरेक्टली कि गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वन्यजीव अपराधों से संबंधित है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में वन्यजीव अपराधों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर आप इसको एज अ वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं कि जो गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम है, इसको कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जो वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक कारगर कदम साबित हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखें, अगली खबर क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेब बेसिन लॉन्च किया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेब बेसिन लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े सैलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की है। भारतीय बंदरगाह, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। स्थान क्या है, कहां पर इसको लॉन्च किया गया है? ठीक, स्थान देख लेते हैं। तो थय्यूर, जो IIT मद्रास का सैटेलाइट कैंपस है थय्यूर में, वहां पर इसको स्थापित किया गया है, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में बात कर ले तो मल्टी डायरेक्शनल वेब बेसिन, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल वेब बेसिन जो है, इसका मूल कार्य क्या है, तो लहरों और धाराओं के जटिल इंटरेक्शन का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट के द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स के द्वारा इसका विकास किया गया है। और इसको कहां पर, जो IIT मद्रास का जो थय्यूर, ठीक है, सैटेलाइट कैंपस है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। महत्व क्या है, भारत के बंदरगाह और जलमार्ग क्षेत्रों की तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहन देना इसका महत्व है। ठीक है, महत्व में अगर जो आप लिखेंगे, महत्व पूछ लेता है, तो यहां पर आप याद रखिएगा जो भारत का बंदरगाह और जलमार्ग क्षेत्र है, वहां पर तकनीकी इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो
अगला पॉइंट क्या है, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या में पुरुषों से अधिक, जो महिला मतदाता है उनकी संख्या पुरुषों से अधिक दर्ज की गई है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मुख्य तथ्य क्या है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, जो 4 राज्य है यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस डाटा का स्रोत क्या है, जो ये डाटा बताया जा रहा है कि महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है, तो डाटा का स्रोत क्या है, तो चुनाव आयोग का स्पेशल समरी रिवीजन 2025। ठीक है, अब यहां पर जो चुनाव आयोग का स्पेशल समरी रिवीजन 2025 है, वहीं से यह डाटा लिया गया है और इस डाटा में बताया गया है कि जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं वहां पर जो महिला मतदाता है उनकी संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से ज्यादा है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत की बात कर ले तो 2023 में जो राष्ट्रीय औसत था वो 940 था, 2024 में बढ़ के कितना हो गया है, 948 हो गया है। ठीक है, ये याद रखना कि जो चुनाव आयोग का स्पेशल समरी रिवीजन 2025 है उसके अनुसार जो मतदाताओं का लिंगानुपात था 2023 में कितना था, 940 था, 2040 में बढ़ के कितना हो गया, 948 हो गया। लिंगानुपात में वृद्धि यही दर्ज की गई है। ठीक है, आगे देखें राज्यवार लिंगानुपात, महिला पुरुष प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं पूर्वोत्तर की, जो आगे बताया गया है यहाँ ऊपर, ये 4 राज्यों में वृद्धि दर्ज की, मतलब वृद्धि हुई है महिलाओं की संख्या में। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्रमवार, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जो लिंगानुपात है तो 1000 पुरुष पर 1070 महिलाएं मणिपुर में है। ठीक है, जो स्पेशल समरी रिवीजन 2025 है उसके अनुसार। मिजोरम की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 1066 महिलाएं मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1000 पुरुष मतदाताओं पर 1037 महिला मतदाताएं हैं अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय की बात करें तो 1000 पुरुष मतदाताओं पर 1028 महिला मतदाताएं हैं। ठीक है, कहां पर, मेघालय में। अब इसका महत्व क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अब महत्व की बात करें, इसका महत्व क्या है, जब जीएस पेपर 1 महिलाओं से भारतीय समाज की जब आप बात करते हैं तो वहां पर जो महिलाओं से संबंधित टॉपिक है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ निबंध में भी यूज कर सकते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता में वृद्धि का ये संकेत है। और इस संकेत को कोट करते हुए आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जो स्पेशल समरी रिवीजन 2025 है उसके अनुसार पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक दर्ज की गई है, जिनमें अगर जो आपको 2-3 डाटा याद रहते तो आप डालिए, साथ ही साथ लिख दीजिए कि ये राजनीतिक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा मेंस के लिए। आगे बात करें, आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। जनवरी 2025 को, कितनी जनवरी, 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, जिनमें सड़क परिवहन जो सड़क परियोजना है, साथ ही साथ रेल परियोजना और ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित परियोजना है, उनकी आधारशिला रखी गई। आंध्र प्रदेश के अकनापल्ली जिले के पुदीमादका, ठीक है, पुदीमदका जो है कहां का है, ये अकनापल्ली जिला है। यहीं पर एनटीपीसी का, किसका, एनटीपीसी का एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है, जो एकीकृत इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब है, इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है, आंध्र प्रदेश जिले के अकनापल्ली जिले में रखी गई है। आगे बात कर ले, आंध्र प्रदेश को 2047 तक, कब तक, 2047 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आंध्र प्रदेश को 2.5 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, 2047 तक निर्धारित किया गया है कि आंध्र प्रदेश को 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना दी जाएगी। आगे बात करें, शहरीकरण को बढ़ावा देने हेतु कृष्णापट्टनम औद्योगिक शहर, जिसको आप कृष शहर के नाम से जानते हैं, इसकी भी आधारशिला रखी गई है, याद रखना। ठीक है, कृष शहर किस राज्य में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कृष शहर को याद रखना। ठीक है, जो शहरीकरण है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में कृष शहर को विकसित किया जाएगा। कृष शहर शॉर्ट में इसको कृष शहर कहा जाता है, पूर्ण रूप से देखें तो कृष्णपट्टनम औद्योगिक शहर। ठीक है, कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी, इसकी आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलो अगली खबर देखें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं आईएमडी के, कब पूरे होंगे तो देख लेते हैं। यहां पर स्थापना वर्ष की बात कर ले, पहले आईएमडी की स्थापना वर्ष जो है इसके बारे में बात कर ले। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। ये पॉइंट याद रखना, कब हुई थी, 1875 में हुई थी। 15
जनवरी 1875 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। और भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विभाग जो है ये कार्य करता है। और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ये याद रखना कि कौन आईएमडी की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी 2025 में? तो आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जाएगी। 150वां हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा इसका आईएमडी का। तो 15 जनवरी 2025 को आईएमडी के 150 साल पूरे हो जाएंगे। अब इस अवसर पर क्या किया गया है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा 150 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, आईएमडी के एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से किस विभाग के, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विभाग के 150वीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा 150 रुपए का एक स्मारक सिक्का निर्गत करने का निर्णय लिया गया है, मंजूरी प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप वहां पे टिक करके आइएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी। ठीक है, चलो अब यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार जो आईएमडी है उसकी झांकी पहली बार प्रस्तुत की जा रही है। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसकी झांकी पहली बार प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, आगे हम बात कर ले अंतरराष्ट्रीय आमंत्रण जो 150वीं वर्षगांठ है। 150वीं वर्षगांठ पर जो आईएमडी है इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत जब इसकी स्थापना हुई थी ना, उस टाइम जब भारत अविभाजित भारत था, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, फिर उसके बाद में इधर आसपास के जो देश हैं उन देशों के जो नागरिक हैं, मतलब वहाँ देश के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्षों को या जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, तो उसी के समकक्ष जो वहाँ के अन्य अधिकारी हैं, जैसे पाकिस्तान का जो मौसम विभाग है वहाँ के अधिकारी, उच्चाधिकारी, या म्यांमार के उच्चाधिकारी, उन सभी उच्चाधिकारियों को अपने इस सम्मेलन समारोह में आयोजित किया जाए। राष्ट्राध्यक्ष नहीं, वहाँ के जो समकक्ष हैं उन समकक्षों को आमंत्रित किया जाए। उसके उद्देश्य से देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के अधिकारियों को समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा। आगे बात करें इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो भारत के मौसम विज्ञान सेवाओं का आधार है। जो आईएमडी है ये भारत में मौसम विज्ञान सेवाओं का आधार है और इसने देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में योगदान दिया। यानी कि आईएमडी जो है इसने, देखिए, कहीं भी मौसम से संबंधित जो जानकारियां होती है ना वो आईएमडी के द्वारा ही मुहैया कराई जाती हैं। और इस प्रकार अगर जो देखा जाए तो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में, भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में आईएमडी का विशेष महत्व है और इसकी 150वीं वर्षगांठ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखें, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। यानी कि अगले 2 वर्षों में 2027 तक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा भारत में? 4 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्या नडेला है उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 बिलियन डॉलर कितना? 3 बिलियन डॉलर की निवेश किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ सकता है कि 2027 तक निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत में 3 बिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की गई है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। तो वहां पे आप टिक करके आइएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, यहां पर किस उद्देश्य से किया गया है, उद्देश्य भी याद रखिएगा। एआई तथा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको निवेश किया जाएगा 3 बिलियन डॉलर को। चलो अगले क्वेश्चन पे देखें। हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है? मैंने अभी आपको बताया कि राज्य तथा केंद्रीय मंत्रियों की जो बैठक, केंद्रीय परिवहन मंत्रियों हैं उनकी बैठक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और उसी आयोजन के दौरान जो ये योजना है कैशलेस उपचार योजना, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि कैशलेस उपचार योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? मंत्रालय पूछ ले तो वहां पे आप टिक करके आइएगा, परिवहन मंत्रालय की योजना है। केंद्रीय परिवहन मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? ठीक है, गुणोत्सव 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया? राज्य सरकार के द्वारा। 4 ऑप्शन है, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो मैंने आपको बताया था कि असम राज्य सरकार के द्वारा जो प्राथमिक तथा माध्यमिक, ठीक है,
प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल है, उन स्कूलों का आकलन करने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं का, शिक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया है, जिसमें होगा क्या कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधायक, सांसद इत्यादि जो असम से संबंधित है वो जाएंगे वहां पर, उनकी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और ग्रेडिंग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो गुणोत्सव 2025 का उद्देश्य यही है और असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखें, हाल ही में आशीष नैथानी, याद रखना मैं आपको पढ़ाया हूं पिछले वीडियो में कि आशीष नैथानी जो है, इनके बारे में आपको बताया था, तो आपको बताना है हाल ही में आशीष नैथानी को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आशीष नैथानी जो है इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है यहां पर इनको नियुक्त किया गया है। ये न्यायिक अधिकारी थे और न्यायिक अधिकारी के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और इसकी जो जानकारी थी वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी की गई थी। और साथ ही साथ जो, ठीक है, दिगपाल थे, दिगपाल को कहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो उनको दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल आपके लिए, आज का सवाल है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है। किस विषय पर प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किया गया। पहला कथन क्या कह रहा है, भारत को विकसित करने में प्रवासी भारतीय। दूसरा कथन कह रहा है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तीसरा है प्रवासी भारतीय @2047 और चौथा कह रहा है भारत की आर्थिक स्तंभ प्रवासी भारतीय। तो आपको बताना है इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, कब मनाया जाता है, किस तिथि को होता है, किस वजह से मनाया जाता है और उद्देश्य क्या है, किस समिति कर सिफारिश पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आप डिटेल से लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी के जो कमेंट है मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग रिवीजन करते रहिए। और एक चीज आपसे पूछनी है कि जैसे आप लोग कहते हैं रिवीजन के लिए आपने करंट अफेयर के कि सर जो वीकली आप पढ़ाया करें उसका संडे का रिवीजन करवा दिया करें। संडे का जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग रिवीजन किस तरीके से चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रिवीजन करना चाहते हैं या स्लाइड के फॉर्मेट में जैसे कंटेंट रहता है इसी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रिवीजन जल्दी हो जाएगा और स्लाइड के फॉर्मेट में जब हम लेकर आएंगे तो स्लाइड के फॉर्मेट में ये रहेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा रिवीजन आप लोग चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि पूरे वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा और रिवाइज करते रहिए, साथ ही साथ कंटेंट को, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।